गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं फिर से अपने एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पर आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछला ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपको पढ़ाया था, जो कि था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको बहुत अच्छे से वो समझ आया होगा, और जिस भी बच्चे ने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है। हमारे वायरस एजुकेशन सेंटर पे वो अभी भी है, और उसको आप देख सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 आज मैं बताने वाला हूँ। पार्ट 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में 3 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से होता है, एक आपकी वैल्यूज से होता है, और एक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो वैल्यूज के बारे में बताने वाले हैं। जैसे साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी। तो उस वैल्यूज को कैसे याद करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, उस बात सब चीजों को आज हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों को अच्छे से जानना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे अच्छे से याद किया जाए, कैसे उसको समझा जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक का ये। तो जैसा ये टेबल आपने देखी होगी, मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं, साइन और कॉस, दो लिखे हैं, बाकी मैंने नहीं लिखे हैं। बाकी न लिखने का रीजन ये है क्योंकि बाकी जो बचे हुए रेशियो हैं वो इनसे रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ देखूं तो आपको सबको पता है कि साइन इक्वल जो हमारा होता है वो क्या होता है, साइन ए इक्वल होता है 1 ओवर कॉसेक ए। यानी कि साइन को अगर रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कॉसेक ए इज द रिवर्स ऑफ साइन ए। तो साइन ए अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह पे 1 ओवर कॉसेक ए को लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास कहीं पे कॉस ए लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं 1 ओवर सेक ए लिख सकता हूँ। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पे 10 ए है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉट ए। इससे फायदा ये मिलने वाला है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे साइन ए की वैल्यू पता है तो मैं कॉसेक ए की भी वैल्यू बता दूंगा रेसिप्रोकल करके। अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू पता है तो मैं सेक ए की वैल्यू बता दूंगा। सिर्फ मुझे क्या करना होगा, उसको रेसिप्रोकल करना होगा, घुमाना होगा, उल्टा करना होगा। यानी कि जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे 10 ए की वैल्यू पता है तो मैं कॉट ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। बाय द वे, एक और वैल्यू होती है 10, जो है वो हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए के भी इक्वल होता है। यानी कि साइन ए और कॉस ए को अगर हम डिवाइड कर दें तो जो उसका रेशियो आता है वो भी क्या आता है, 10 ए आता है। तो कुल मिलाकर आपने देख ही लिया होगा कि अगर मुझे साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो इसकी हेल्प से मैं 10 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, फिर 10 की हेल्प से कॉट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, और कॉस की हेल्प से सेक, और साइन की हेल्प से कॉसेक। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी मेरे रेशियो है उससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अंडर रूट बना लेना है। क्या बना लेना है इसके अंदर? अंडर रूट। सब में ही अंडर रूट आएगा। उसके बाद सब में लिख दो डिवाइडेड बाय 4, यानी कि सबका डिनोमिनेटर क्या लिखना है, हमें 4 लिख लेना है। और उसके बाद इतना काम करने के बाद आपको जो काउंटिंग शुरू करनी है वो जीरो से आपको यहाँ पे लिखना है। 0 1 2 3 4, इसे फटाफट लिखा जा सकता है। जब आप इसको लिखना सीख जाएंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लगेंगे, आप इसको लिखना सीख जाएंगे फटाफट। अब आप यहाँ देखिए 0/4 आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। ठीक है। और इसी तरीके से हमारा अंडर रूट में 1 है। 1 अंडर रूट में हो, कुछ भी पावर हो, वो हमेशा 1 ही रहता है, क्योंकि सदाबहार ये एक सा रहने वाला है, अपने आप में ज्यादा बदलाव नहीं करता है। कुछ भी लगा दो इसके ऊपर। और जब अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, पर 2 बाहर नहीं आ सकता। ये अकेला बचा है क्योंकि इसका पेयर नहीं है, तो अंडर रूट में ही रहने वाला है। तो ये हो गया 1/√2। इसी तरीके से √3 अंदर रहेगा, लेकिन 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हो गया √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और 1 से अंडर रूट बाहर आएगा तो 1 आएगा। तो ये मेरी सारी क्या बन गई, वैल्यूज बन गई। यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से ये आपकी सारी वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, और इसको लिख भी सकते हैं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, कॉस की वैल्यूज लिखनी है। तो जब आपने एक बार साइन की वैल्यू लिख ली तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करके लिखना है। मतलब जो नंबर इधर लिखा हुआ है उसको आप इधर लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फिर इधर क्या आ जाएगा, √3y2 आ जाएगा। ये सेम रहता है, सबको पता है 45 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहती हैं। उसके बाद ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और 0 आपका यहाँ आएगा, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे मैंने साइन की वैल्यू भी बड़ी आसानी से फाइंड कर ली, कॉस की वैल्यू भी बड़ी आसानी से फाइंड कर ली। अब सपोज करो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है tan 30 डिग्री की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे tan 30 चाहिए तो मुझे डिवाइड किसको करना पड़ेगा, साइन और कॉस की जो 30 की वैल्यूज हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये है, ये रहा 1/2, ये रहा √3/2। तो जब मैं इसको डिवाइड करके लिखूंगा 1/2 और √3/2 को, तो सबको पता है कि जब ये यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरीके से, मैं अभी बता देता हूँ, बाद में आप बिना लिखे भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये कैंसिल हो जाता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो मेरे पास क्या बचा, ओनली 1/√3। तो इसका मतलब tan 30 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 1/√3। इस तरीके से हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले लिख लो 0/4, मतलब अंडर रूट बनाना है सबसे पहले, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है, फिर 0 1 2 3 4 ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये काफी आसान है, मुश्किल काम नहीं है। शुरू में तो मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन बाद में जब इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसको आप फटाफट, मतलब ओनली इन 5 सेकेंड यू कैन राइट। तो कोई भी काम हम जब शुरू शुरू में करते हैं तो उसमें मुश्किल तो होती है, हमें लगता है पता नहीं कौन सा ये इतना मुश्किल काम हो गया, तो बड़ी मुश्किल फेस करते हैं। लेकिन जब उसमें हम वर्क करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो वी आर एक्सपर्ट, हम उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक तो ये ट्रिक है जिसको मैंने आपको बता दिया, और उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, यानी कि जैसा कि मुझे मान लो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो मुझे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फटाफट कैसे कर सकता हूँ, तो फटाफट लिखूंगा मैं यहाँ पे 0 30 45 60 90, ये मेरी वैल्यू होती है, और जल्दी से अंडर रूट बना दूंगा। सब में अंडर रूट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कहाँ बना देता हूँ, 30 में बना देता हूँ। यहाँ बना दिया, फिर मुझे पता है डिवाइडेड बाई 4 करना है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 जा 2, और ये हमारा हो जाता है 2 2 जा, सॉरी यहाँ पे 0 लिखते हैं और यहाँ हमारा 1 आता है। तो हमें शुरुआत जो है वो 0 से करनी है, 1 से नहीं करनी है। किससे करनी है, 0 से करनी है। तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ आएगा 1, और अंडर रूट में 4 तो है ही, तो जब 4 बाहर आएगा तो वो बन जाएगा 1, और 1 बाहर आएगा तो वो भी 1 रहेगा, 4 आपका बाहर आके क्या बन जाएगा, 2। तो इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1/2। तो इस तरीके से वैल्यू को निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है वैल्यू को फाइंड आउट करने का। और यहाँ पे एक और तरीका है जिसको हाथ के थ्रू हम वैल्यूज को पहचान सकते हैं। एक्चुअल में हाथ क्या, ये भी वैसा ही है जैसे मैंने अभी बताया है, फिर भी अगर आपको थोड़ा और मतलब दिमाग में सोच सकते हो तो हाथ के थ्रू भी कर सकते हो। ये जो हमारा फिंगर नंबर होता है, मान लो ये फिंगर नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सेम वही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है। मान लो थंब को आपने ऐसे करके अपने हाथ को देखो, इसको 0 सपोज कर लो, ये फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4, और इसी तरीके से ये 0 डिग्री मान लो, इसे 30 डिग्री, और इसे 45 डिग्री, और इसे आप क्या सपोज कर लो 60 डिग्री, और इसे सपोज कर लो 90 डिग्री। तो इस तरीके से हाथ को देख के भी इसकी वैल्यूज को फाइंड किया जा सकता है ना। ये आपका 0 हो गया फिंगर नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4, और जो एंगल लिख दिए मैंने वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। ऐसे हाथ को देख के भी आप मतलब इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज मुझे साइन थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है किसी का भी, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, सेम वही फॉर्मूला है अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, पर यहाँ पे जो आने वाला है वो आपका आने वाला है फिंगर नंबर, जो आपकी फिंगर का नंबर है। जैसे कि मुझे सपोज साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 60। तो मैं देखूंगा साइन 60 पे, जो ये साइन 60 कहाँ पे आया, ये आया, देखो ये आपका साइन 60 है। इस पे फिंगर नंबर क्या है आपका, इस पे फिंगर नंबर है 3, और अंडर रूट में हमारा 4 है ही, और आपको पता है √3 तो √3 रहेगा, और 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √3/2। तो ये फिंगर रूल है, इसका जो हैंड रूल भी बोलते हैं इसे, तो इसको हाथ के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये होता है कि बार बार जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वो हमें याद हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि वो हमें कब याद हो गई। जैसे ही आप इनको इस तरीके से याद कर करके वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको पता ही लगेगा कि ये वैल्यूज हमने कब याद कर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है,
साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, मतलब मुझे साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? साइन 60 की। तो मैं अपने रफ एरिया में थोड़ा सा आ जाता हूँ यहाँ पे, और मुझे पता है कि पहले 0 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 45, फिर 60, फिर 90। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? साइन 60 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी वैल्यूज एक बार में फाइंड कर लेता हूँ। तो आपको पता ही है सब में क्या लिखना है, जल्दी जल्दी अंडर रूट। जल्दी से आप इसको अंडर रूट लिख देंगे। सब में किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब इसको सॉल्व करोगे फटाफट तो ये 0 बनेगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये आपका ये कैंसिल आउट होगा तो ये भी ये आपका बन जाएगा 1/2। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये अंदर कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा 1/√2। उसके बाद ये √3/2 और ये रह जाता है 1। अब हमारे पास आसान होगी सारी चीजें। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? साइन 60 ये रहा √3/2, तो यहाँ पे लिख दूंगा √3/2। और यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, आप देखोगे कोई भी मल्टीप्लाई का यहाँ साइन नहीं है, सॉरी यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है। और जब दो वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो उसे माना जाता है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है। अब हमें चाहिए cos 30, तो cos 30 के लिए इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। इधर 1 लिख दीजिए, इधर √3/2 लिख दीजिए, यहाँ 1/√2 रहेगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। तो 30 की वैल्यू अगर cos की बात करें तो क्या हो जाएगी? √3/2। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर साइन 30 की वैल्यू चेक कर लो। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू अगर हम चेक करें तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो इस तरीके से एक बार जब वैल्यू देखो, मैंने एक ही बार वैल्यूज लिखी थी और सबकी सब आसानी से रख दी यहाँ पर। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। √3 मल्टीप्लाई √3 ये हो जाता है √9 और 2 2 जा 4। इसी तरीके से 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। √9 बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये +4 रहेगा 1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 4 रहेगा, 3 + 1 4, ये भी सेम आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन है, इसको तो ऐड करना बहुत आसान होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तो मुश्किल होता है क्या है? बस वैल्यूज को याद करना। अगर आपको वैल्यूज याद भी नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। और जब ऐसे लिखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 एंड साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको। मेरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये मेरा क्या है? स्क्वायर है। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बना देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। ये जो tan स्क्वायर 45 है एक्चुअल में ये होल स्क्वायर होता है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, tan 45 का होल स्क्वायर, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये एक ही बात होती है, ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ 10 पे होता है। ये tan स्क्वायर 45 पूरा होता है जिसका ये होल स्क्वायर माना जाता है। कई बार बच्चों को लगता है ये सिर्फ 10 का ही स्क्वायर है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। ये होल स्क्वायर होता है, पर ये एक लिखने का तरीका है बीच में, tan स्क्वायर 45। और इसी तरीके से प्लस यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे और ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी ब्रैकेट बना देंगे और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट बना लिया यहाँ पर। अब ब्रैकेट बनाने के बाद इनकी वैल्यू पुट करनी है मुझे। जैसे tan 45 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये 45 है, यहाँ पे जो ये 1/√2 है और ये भी 1/√2 है। तो जब दोनों ही नंबर सेम है तो 10 के लिए मुझे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 की वैल्यू साइन और कॉस को डिवाइड करके मिलती है। साइन और कॉस को जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा, दोनों ही सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1। तो यानी कि 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से cos 30 की वैल्यू चेक कर लो। ये रहा मेरा cos, और cos 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √3/2। एक बार ही आपको वैल्यूज लिखनी है, लिखने में मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है कि किसकी वैल्यू क्या है। चुपके से जाओ रफ एरिया में अपनी वैल्यूज को लिख लो, क्योंकि आपने सीख लिया लिखने का तरीका, और उसके बाद फटाफट आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। अदरवाइज आप, कई बार ऐसा होता है रिकॉल करने पे, याद करने पे हमें गलत वैल्यूज याद हो जाती हैं और हमें कंफ्यूज रहता है, पता नहीं हमारी वैल्यू सही है भी या नहीं है। तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। इसको एक बार लिख लिया, 100% श्योर हो कि हाँ मेरी टेबल बन गई, तो इसको बना लो सबसे पहले। साइन 60 की बात करें तो ये रहा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2।
अब सबको पता है जब स्क्वायर होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 ही आ जाएगा। प्लस √3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है, दोनों एक के अपोजिट है ये, तो जो अपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में 3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। सो 2 1 जा 2, यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वैल्यूज आपको याद करना और लिखना आ गया तो समझ लो ये बहुत ज्यादा आसान है। कई बार याद करते समय हमें गलत वैल्यूज याद आ जाती हैं और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको याद करने से अच्छा है कि आप इसको लिखना सीख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा cos 45 sec 30 एंड cos। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो cos की है, तो फिर से हम क्या करेंगे अपने रफ एरिया में कहीं ना कहीं लिख लेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे 0 30 45 60 90, और जब इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इतनी तेजी से लिखना सीख जाओगे कि मात्र 5 सेकंड में आप इसको लिख सकते हो। फिर अंडर रूट बना देंगे सब में, अभी सब में अंडर रूट बनाने के बाद सबको डिवाइड कर दो 4 से। अब सबको 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद लिख दो 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे तो जब 0 डिवाइड बाई 4 होगा तो यहाँ तो आंसर आ जाएगा 0। ये आपको जो वैल्यू मिलेंगी ये साइन की मिलेंगी, 1 तो 1 ही रहेगा, अंडर रूट से 1 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 बाहर आएगा और ये रहेगा आपका √2। इसी तरीके से ये √3 अंदर रहेगा, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। तो इस तरीके से ये साइन 0 की वैल्यू आ गई 30 की, इस तरीके से ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब मुझे एक वैल्यूज और चाहिए कॉस की, तो कॉस के लिए मैं रिवर्स करके लिख दूंगा इसको। कॉस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, और ये मैंने इसे रिवर्स करके लिख दिया। उसके बाद मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कॉस 45 है तो देख लो यहाँ पे ये रहा 45, ये रहा कॉस, तो कितनी वैल्यू है 1/√2। उसके बाद ये मेन फ्रैक्शन है सेक 30। अब सेक 30 के लिए क्या करना है, मैंने अभी बताया था, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक जो रेसिप्रोकल है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक के लिए मैं वैल्यू भी किसकी देखूंगा, कॉस की। तो cos 30 की अगर वैल्यू यहाँ पे चेक की जाए तो √3/2 है, लेकिन मैं इस बार इसे √3/2 नहीं लिखूंगा, इसको क्या करना है रेसिप्रोकल लिखना है सेक के लिए। तो cos की वैल्यू हो जाती है √3/2, पर मुझे सेक 30 लिखनी है तो इसको मैं रिवर्स करके लिख दूंगा, क्योंकि सेक जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे cosec है। अब cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, शुरू में बता रखा है मैंने, cosec जो आपका रेसिप्रोकल होता है वो साइन का होता है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू चेक करेंगे वो sin 30 की वैल्यू चेक करेंगे, तो sin 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2, और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन मिल गई, अब फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन है तो इसको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो इसको तो हम लिखेंगे 1/√2, और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा √3, तो √3 और 1 का एलसीएम हो गया √3। अब इसको जो है इस √3 को इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे √3 1 को डिवाइड करेंगे, √3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाता है तो सेम ही आता है। ठीक है, तो 2 × √3, तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है 1/√2, और यहाँ पे अपॉन में जो मेन फ्रैक्शन है, ये जो इक्वल का साइन है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इक्वल का साइन बिल्कुल यहाँ लगाना है हमें। ठीक है, ताकि याद रहे कि मेन फ्रैक्शन कौन सी है, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2√3/√3। अब क्या करना है इसके आगे, इसको सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल आती है बच्चों को, कुछ नहीं करना है, इस वाली पूरी फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आइए आप, और जब इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी रेसिप्रोकल, दैट इज √3 2 + 2√3। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं रहा है यहाँ पे, या सबको लिखना आ ही गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा √3 और नीचे आ जाएगा √2 ब्रैकेट 2 + 2√3। इसको इतना ही छोड़ेंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, कई बार अगर एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन तो आंसर मैच कराना पड़ता है, लेकिन अगर वैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मैच कराने के लिए इसको और ज्यादा सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन इस चैप्टर में ये नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन इस चैप्टर में मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होता है इन वैल्यूज को याद करना और इनको समझना।
तो मैंने इसको आपको तरीका बता ही दिया है कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप साइन और कॉस की वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये एमसीक्यूज हैं, आप इसे खुद से कर लेना, ठीक है। और ये भी ऐप का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना, मैं ये वाला करा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपके वैल्यूज से ही रिलेटेड है, ये वाले मैं आपको करा देता हूँ। तो ये मेरे पास ट्रू फॉल्स है, स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो मुझे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, साथ में जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई कीजिए। तो क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये इक्वल होता है? मान लो मेरे पास कोई साइन ए प्लस बी है और इसको इक्वल में लिखा जाए अलग अलग, साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या ये इक्वल होगा? तो चेक कर लेते हैं किसी वैल्यूज के साथ। मैं मान लेता हूँ ए की वैल्यूज को 30 मान लेता हूँ और बी की वैल्यूज को क्या मान लेता हूँ, 60। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो 30 आ जाएगा, बी 60 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी साइन क्या आ जाएगा, 30, और बी क्या आ जाएगा, साइन 60। मतलब मैंने यहाँ सपोज कर लिया, ए को क्या सपोज कर लिया, 30 डिग्री, और बी को क्या सपोज कर लिया, 60 डिग्री। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और दोनों का आंसर सेम नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, साइन 30 प्लस 60 90, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको पता ही होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जो साइन 90 की वैल्यू आई है वो 1 आई है, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस √3/2। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ 1 आया है, यहाँ 1 प्लस √3/2 आया है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल नहीं होगा साइन ए इन साइन बी के, इसलिए ये जो आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं होता है, तो ये हमारा जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है एफ, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता है। फिर दूसरा, द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है इंक्रीज होती है जब इसको थीटा को इंक्रीज किया जाता है। जैसे 0 की वैल्यू होती है, फिर 30 की वैल्यू होती है, 45 की, 60 की, 90 की। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, साइन 45 आता है 1/√2, ये आता है √3/2, और ये आता है 1। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे जैसे थीटा 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, उसी तरीके से जो साइन की वैल्यूज आ रही है वो भी तो इंक्रीज कर रही है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट हो गई ये आपकी ट्रू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो ये जो वैल्यू है साइन थीटा की वो भी इंक्रीज कर रही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन है कॉस थीटा के केस में, तो कॉस थीटा भी लिख लेते हैं और इसे रिवर्स करके लिख लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2 1/2 एंड 0। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जब बढ़ती है, यहाँ पे थीटा की जब वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो ये डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ लिखा है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इक्वल, मतलब ये सारी वैल्यूज के लिए क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। तो आप खुद चेक कर लो, अगर दोनों की वैल्यू साइन 0 होगी तो एक की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे और एक की वैल्यू 1 आएगी। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। साइन 30 की वैल्यू चेक कर लो, यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2 है, तो क्या 1/2 और √3/2 इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा आपस में इक्वल नहीं होता सारी वैल्यूज के लिए, सिर्फ एक वैल्यूज के लिए इक्वल हो सकता है, वो भी कौन सी है, 45। बाकी ना तो इसके लिए इक्वल है ना इसके लिए, तो ऑल ओवर हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। मतलब कॉट ए की अगर वैल्यू निकाल दी जाए किस पे, ए 0, यानी कि कॉट 0 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या ये नॉट डिफाइंड होगा। तो कॉट ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 10 की वैल्यू चाहिए होगी, tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए sin 0 अपॉन cos 0। तो सबको पता है sin 0 की जो वैल्यू है वो 0 है और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 है। तो उस हिसाब से जो tan 0 की वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, tan 0 की वैल्यू आ गई 0। अब cot 0 के लिए tan को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब जो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर मुश्किल ये नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, उनकी वैल्यूज ही पुट करनी है, पर वैल्यूज पुट कैसे करनी है वो आपको या तो याद होनी चाहिए या फिर आपको जो मैंने तरीका बताया उसे फाइंड आउट करने का
उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के और क्वेश्चन आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी और क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके इस टाइप के और क्वेश्चन किए जाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।